चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक स्टेटमेंट से उपजा कॉकरोच जनता पार्टी। चीफ जस्टिस ने कॉकरोच पैरासाइट शब्द का इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर। नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया। प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ, काफी बड़ी संख्या में लोग आए, मैं भी गया। देश के कई भागों में ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। पैलेट गन चले, लाठियां चली, छात्रों को पीटा गया, तरह तरह की घटनाएं सब आपके सामने हुई। आखिरकार 3 शर्तों पर समझौता हुआ। नीट धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा हो चुका है। उसके बाद छात्रों को मुआवजा और किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होगा। सबसे पहले सीजीआई ने इस मामले को सुनने से इनकार किया कि वीडियो देखने का समय नहीं है, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद हर जगह गूंज रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनपे पहले से एफआईआर है उस पे मुकदमा चले। कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन को लेकर सुनवाई हुई है, क्या हुआ इस पे भी बात करेंगे। और रबर गन चला है, रबर पैलेट गन चला है या मेटल का चला है, ये भी चर्चा करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीजीआई ने फिर से प्रोटेस्ट करने की चेतावनी दे दी है। और बिहार में जो हुआ आपने देखा ही, AK-47 भी निकले। बिहार में छात्रों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन चलिए, संसद से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक जो हंगामा है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर एडवोकेट सुरेश माने साहब हैं। आप अम्बेडकर नामा पर उनको आप सुन रहे हैं, कानूनविद हैं, शिक्षाविद हैं और अपनी एक पार्टी भी चलाते हैं, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। चलते हैं माने साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। देश भर में प्रोटेस्ट, मध्य प्रदेश में किसानों का भी प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट को लेकर पहली बार बहुत सारी नैतिकता की बात की गई। हालांकि बीजेपी के नेता जो खुद बोलते हैं उस समय नैतिकता की बात नहीं होती है। केरल के एक आरएसएस के नेता ने जो टिप्पणी की है, कंगना रनावत ने जो टिप्पणी की है, वो सब आपने सुना ही है, देखा है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी माने साहब के साथ। स्वागत है सर, जय भीम। जी प्रोफेसर जय भीम। जी सर। जैसा आपने ब्रीफ इंट्रो में पूरा कैनवास रखा कि कोई चीफ जस्टिस के मुंह से निकला हुआ शब्द और उसका रूप लिया गया आंदोलन और उसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक जी और बड़े मुद्दों की कुछ चर्चा, इसको लेकर काफी पिछले 20-25 दिन, लगभग 30-35 दिन पूरा देश का माहौल कवर हो चुका था। ठीक है, अब आंदोलन तो लगभग खत्म हो गया या उसको वापस ले लिया। क्यों लिया गया वो उसका भी आपने जिक्र किया। जी सवाल यह है कि क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो टिप्पणी नहीं करते तो क्या सीजेपी पैदा होती, ये भी एक सवाल उठता है। जी लेकिन अगर पैदा भी हुई है तो उसकी कुछ वजह है। वजह में गिने जाए तो ठीक है, प्राथमिकता के लेवल पर 21-22 छात्रों का नीट एग्जाम में हुई धांधली के कारण जो मौत हुई, आत्महत्या जी हुई, जिसको लगभग इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मर्डर कहा जाता है, वो एक बूस्टर पॉइंट रहा है। लेकिन पिछले 10 साल में जो एक असंतोष की भावना युवाओं में पनपी है, छात्राओं में पनपी है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में कई सारे ऑब्जेक्शन आए, उसके भी एक कल्मिनेशन है। खास करके सेप्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसकी पहले चर्चा होती थी और सैफ्रॉन एलिमेंट एजुकेशनल सेक्टर में कैसे घुसा है, इसके बारे में लंबे चौड़े लेख भी आते रहे, बातें भी होती रही। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह से पिछले 10-12 साल में आरएसएस का जो तंत्र हावी हो चुका है, आरएसएस का मैन पावर जो हावी हो चुका है,
और वो कई जगह दिखता है, चाहे स्कूल कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, वाइस चांसलर हो, प्रोफेसर रिक्रूटमेंट हो, इसमें वो बड़े पैमाने पे दिखता है। और इसके कारण जो उदाहरण के तौर पर जो युवाओं में एक जोश और एक आक्रोश पैदा था, उसका आंदोलन में रूप हुआ, तब्दीली हुई, ये हम एक प्राथमिक टिप्पणी के लेवल पे कह सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि 21-22 छात्रों की आत्महत्याएं होना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसको जिस तरह से रिस्पांस देना चाहिए था स्टेट मैकेनिज्म में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, वो कर नहीं हो पाया। और इसका परिणाम है कि वो गुस्सा उगल पड़ा, और उसको, उस गुस्से को आंदोलन बनने में अगर किसकी मदद हुई तो 2-3 पार्ट में हमने उसकी चर्चा करनी जरूरी है। एक, सीजेपी का अपना कोई कैडर नहीं है, ऑनलाइन फॉलोअर होना एक अलग बात है, कैडर होना एक अलग बात है, नेटवर्क एक होना अलग बात है। लेकिन सीजेपी के आंदोलन को जो बूस्टर मिला वो सोनम वांगचुक के शामिल होने के बाद उसको एक तरह से एक बड़ा, कहते हैं कि एक उत्साहित करने वाला या नेशनल लेवल पे आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व इसमें आ गया, और उनके फांस के बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैलता गया। अब जब आंदोलन चल रहा था तो जिस तरह से सोनम वांगचुक का अनशन हटाया गया, उनको अस्पताल में लेके गए, उसके बारे में भी सोनम वांगचुक का एक वीडियो आ गया कि मुझे जबरदस्ती उठाकर लेके गए, रखा गया। ये भी एलिमेंट ने फिर आक्रोशित किया गया। उसके बाद में इस आंदोलन में सोनम वांगचुक के हॉस्पिटलाइज होने के बाद चलाया किसने? क्या इस आंदोलन को सीजेपी चला रही थी? क्योंकि सीजेपी का अपना कोई नेटवर्क कैडर नहीं था। तो ये आंदोलन में लगभग लेफ्ट की सारी पार्टियां की छात्र विंग, इवन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य छोटे मोटे दलों के युवा स्टूडेंट विंग्स, ये अगर पार्टिसिपेट नहीं होते तो ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता। इस बात को क्लैरिटी के रूप से रखने की जरूरत है। और इसलिए भले वो आंदोलन शुरू हुआ सीजेपी के नाम से, लेकिन एक बड़े लेवल पे वो सारे विपक्ष की दलों के लिए माध्यम बना। जिस तरह से 77 में इमरजेंसी पीरियड में वो एक आंदोलन अपोजिशन दलों का बना, या 2011-12 में जो अन्ना आंदोलन हुआ वो सारे अपोजिशन के लोगों को बना। और इसी तरह से इस छात्र आंदोलन में भी भले छात्र आंदोलन हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का एक बड़ा रोल रहा, उनका पार्टिसिपेशन रहा। अगर ये बड़े बड़े सारे पार्टियों के लीडर उस मंच पे नहीं जाते, अपनी भूमिकाएं नहीं लेते, तो फिर ये और इतना बड़ा बना वो भी नहीं बन सकता था। ये भी हमने क्लियर करने की जरूरत है। लेकिन जिस दिन इस छात्राओं के पर दिल्ली में पुलिस के माध्यम से जब ब्रूटैलिटी हुई, पुलिस की एट्रोसिटीज हुई, उसके बाद इस आंदोलन की और तीव्रता बढ़ी, और जिसकी चर्चा अभी संसद, सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि पैलेट गन चली है। राहुल गांधी ने किसी छात्र को लेकर उनके शरीर पे जो पैलेट गन के निशान मिले हैं उसको भी दिखाया है। लेकिन पैलेट गन के बाद या ब्रुटैलिटी के बाद जो देश भर में फिर आक्रोश हुआ, परिणाम था देश भर के कई शहरों में छात्र के उग्र आंदोलन हुए। मुंबई में हुआ, जयपुर में हुआ, और कई राज्यों में हुआ, इवन आसाम में भी हुआ जहाँ बीजेपी की सरकार है, कई राज्यों में हुआ। परिणामता ये हो गया कि वो राज्यों की तरफ भी आंदोलन फैल गया, और जब आंदोलन फैल गया तो फिर सरकार को इसका, मुझे लगता है तब करंट लगा, तब झटका लगा कि भाई हमने सोनम वांगचुक के साथ भी कोई समझौता किया, फिर भी आंदोलन अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर स्टूडेंट के साथ बात करनी पड़ेगी। और इसलिए ये आंदोलन की दो एक सफलताएं तो है, वो दो सफलताएं जरूर गिननी पड़ेगी, रिकॉर्ड पे लानी पड़ेगी। नंबर एक कि
पिछले 12 साल से मोदी सरकार जिस तरह से आरोगेंसी के साथ केंद्र में चल रही थी, उस मोदी सरकार को अपने एजेंडे को थोड़ा रोकना पड़ा। उसके लिए अपने किसी मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, वो भी हार्डकोर आरएसएस का बंदा होने के बावजूद भी उसका शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। ये इस आंदोलन की निसंशय जीत है। दूसरी बात, इस छात्र आंदोलन ने विपक्ष के सारे दलों को एक नया एजेंडा दिया कि भाई न्यू जनरेशन, जिसको जेन जी के नाम से अभी सभी आइडेंटिफाई करते हैं, कि न्यू जनरेशन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो इस तरह से एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण सारे अपोजिशन के दलों को देने का भी काम इस आंदोलन में किया। हालांकि ये शिक्षा, छात्रों की परीक्षा, करियर, नौकरियां इससे जुड़ा होने के कारण इवन मध्यम वर्ग से लेकर अपर मध्यम या अपर कास्ट, अपर तबका, ये सारे तबके इसमें शामिल हो गए। परिणामतः जो छात्र जिनके परिवार के नहीं थे, उनके माँ बाप भी शामिल हो गए, जिनके थे वो तो शामिल हो गए, लेकिन जिनके स्टूडेंट छात्र भी नहीं थे या जिनके बच्चे छात्र नहीं थे, उनको भी पार्टिसिपेट हुआ। परिणाम बीजेपी के आसाम के किसी मंत्री की लड़की पार्टिसिपेट होती है, कोई हिमाचल के बीजेपी के नेता का लड़का या लड़की पार्टिसिपेट होती है, पोस्ट डिलीट करने से वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका एक लगभग जो एक व्याप्ति हम कह सकते हैं, तो सोशल लेवल पे इस आंदोलन की व्याप्ति भी बड़ी रही। तो ये 3 विक्ट्री तो जरूर हमने समझ लेनी चाहिए कि एक नए इश्यूज लाए, पहली बार किसी मोदी के मंत्री का इस्तीफा लिया, और कास्ट क्रीड के अभाव भी जाकर सारे लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, ये भी एक बड़ी सफलता है। लेकिन मर्यादा भी तो कई सारे सामने आई। उसमें से अगर प्रमुख मर्यादा है तो ठीक है, अभी सरकार से तो आपने समझौता कर लिया। अब धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के बाद क्या शिक्षा क्षेत्र बदलेगा? सवाल ये है। एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आया, दोनों आरएसएस के बंदे, दोनों का भी चरित्र लगभग वैसा ही है। तो इससे असलियत में फर्क क्या पड़ेगा? कोई नया शिक्षा मंत्री, कोई नया विजनरी है, उसके पास नई आइडिया है, ऐसा तो कोई प्रतीत नहीं होता। और ये बात हमने बिल्कुल माननी ही चाहिए कि देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र का हो चाहे और किसी क्षेत्र का हो, ये आजकल पूरा आरएसएस के कब्जे में है, उसके ऊपर आरएसएस हावी है। और इसलिए मंत्री बदलने से वो सिस्टम बदलेगा, ऐसा अगर कोई सोचता है तो फिर बहुत बड़ी भूल हो सकती है, गलती हो सकती है। इसमें एक बात हम अच्छी मान सकते हैं कि भाई मोदी सरकार को झुकना पड़ा, ये बड़ी बात है, और इसलिए एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, ये हम कह सकते हैं। दूसरी बात, पुलिस ब्रुटैलिटी की जो बातें हुई है, अब पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर चाहे बिहार में हो चाहे दिल्ली में हो, एक बड़ा सवाल सामने आया। उसका डेफिनेटली संबंध शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ भी है कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है, आखिर इसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? ये मुद्दा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उभरा। जैसे दिल्ली में पैलेट गन चले तो उसकी फाइनल अथॉरिटी कौन है, किसके अथॉरिटी पे हुआ? बिहार में अगर AK-47 चली तो किसके अथॉरिटी से हुआ, उसके लिए कौन फाइनली जिम्मेदार है? या फिर शिक्षा क्षेत्र में जो भी इवन 2024 के कड़े कानून के बावजूद भी अगर छात्रों को आत्महत्याएं करनी पड़ती है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, फाइनली हु इज अकाउंटेबल? तो इस आंदोलन के माध्यम से एक अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा सामने आया। 2011 के अन्ना के आंदोलन में लोकपाल का जो मुद्दा था वो इसलिए था कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए। अब इस आंदोलन में अगर कहीं अब्यूज ऑफ पावर हो रही है, पावर का गैर इस्तेमाल हो रहा है,
पावर का करप्शन किया जा रहा है, तो फिर somebody has to own, तो किसी को तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इसलिए अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा इस लेवल पे बड़े सामने आया। अब तात्काल रूप से जो समझौता हुआ उसके तहत नया कानून बनाया, नया कानून नहीं एक्चुअली वो संशोधन है। उसमें पहले जो 2024 का कानून है उसमें खाली सजाएं बढ़ाई है, लेकिन कानून के प्रावधानों से क्या सिस्टम बदलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसलिए कानून जरूरी था, वो लाया। अब उसका इम्प्लीमेंट करने वाला जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होता है तो कानून तो बहुत बनते भी है और बन के रिकॉर्ड में आते हैं, खाली वो लॉ के स्टूडेंट का बोझ बढ़ाते हैं स्टडी के लिए, अभ्यास के लिए और कोर्ट के मैटर के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली उसका कितना असर होता है ये एक बड़ी बात है। अब जो पुलिस ब्रुटैलिटी का मामला है, सरकार ने कहा कि हम अपने छात्रों के ऊपर से जो एफआईआर है वो सारे निकालेंगे। एक्चुअली प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि भले कई सरकारों ने डिक्लेरेशन किया हम हटा देंगे, दिल्ली गवर्नमेंट ने हटाने की बात की, बिहार ने में की, आसाम ने की, महाराष्ट्र में की है, लेकिन उसकी एक प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर ये होती है कि एक बार एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उसको कोई हटा नहीं सकता। उसको एक तो क्लोज करने वाली मशीनरी होती है जिसको कहते हैं सी समरी, ये जो अपना बीएनएस है या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसके अंदर एक प्रोसीजर होती है। उसमें इन्वेस्टिगेशन तो करना ही होता है, चार्जशीट फाइल ही करना होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें कोई दम नहीं है उसकी भी रिपोर्ट, इसको चार्जशीट भी कहते हैं, वो अदालत के सामने पेश करनी पड़ती है और फिर अदालत के फैसले के ऊपर केस को बंद करना है या नहीं बंद करना है उसका फैसला होता है। ये एक है। दूसरी बात है कि जो हिस्ट्री शीटर है, जिनके ऊपर पहले से कई सारे केसेस लगे हैं, चाहे स्टूडेंट हो या स्टूडेंट नहीं हो, तो उनके ऊपर से केसेस विड्रॉ होने में दिक्कत होती है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। और इसलिए भले कई सारे सरकारों ने आश्वासन तो किया, इसका मतलब सारे केसेस विड्रॉ होंगे ऐसा नहीं है। अगर कोई छात्र भी है, छात्र नहीं भी है, लेकिन उसके ऊपर पहले बहुत सारे केसेस लगे हैं, एक हिस्ट्री बनी है, तो वो केसेस विड्रॉ होने में दिक्कत है। दूसरी बात कि अगर कोई बार बार लगातार इस तरह के ऑफेंसेस में गुनहगार है या क्राइम में गुनहगार है, तो फिर ऐसे गुने वापस इस व्यक्ति के बारे में नहीं हो सकते। ये भी कानूनी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। और इसलिए सरकार के ऐलान के बाद सारे एफआईआर वापस होंगे, ऐसा समझना थोड़ा बहुत एक कमजोरी होगी, ठीक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और इसको भी इसलिए हमने ठीक तरह से समझने की जरूरत है। अब तीसरा मुद्दा जो मैंने कहा कि इस आंदोलन के बाद भारत के लोगों ने, देश के लोगों ने एक देश में नए कानून की जरूरत है। वैसा कानून अभी भी देश में कहीं भी नहीं है और उसको हम कह सकते अकाउंटेबिलिटी लॉ। अकाउंटेबिलिटी लॉ ये चाहे जुडिशरी के फील्ड में हो, चाहे एग्जीक्यूटिव के फील्ड में हो, चाहे लेजिस्लेटिव के फील्ड में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव की फील्ड में हो, और मैं तो समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन पब्लिक सर्विसेज में एंगेज है या पब्लिक फंक्शन में एंगेज है, तो दोज हु आर एंगेज इन पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक फंक्शंस, इन सभी को अकाउंटेबिलिटी लॉ के दायरे में लाने की जरूरत है। नहीं तो हो रहा है क्या, हर एक इंस्टीट्यूशन अपने लेवल पे अपनी ऑटोनॉमी तय करती है। जैसे जुडिशरी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स अपने अपने हिसाब से बनाएंगे। तो भाई अकाउंटेबिलिटी देश में पैदा कैसी होगी? अकाउंटेबिलिटी ये सभी की तय होनी चाहिए, और इस मामले में सिर्फ अकाउंटेबिलिटी कानून आके भी फायदा नहीं है। उसके लिए अकाउंटेबिलिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म देश और राज्यों के इवन तहसील लेवल तक, नीचे तक, ग्रासरूट लेवल तक वो जाने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बता दूं
कि पहले अपने देश में ये कारपोरेट सेक्टर में कंपटीशन लॉ नहीं था, कंपटीशन लॉ नहीं था। बाद में कंपटीशन लॉ आया, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कंपटीशन कमीशन आया। उसी तरह से देश में अभी अकाउंटेबिलिटी लॉ, और मैंने बिल्कुल क्लियर कहा कि जो भी पब्लिक फंक्शन में एंगेज है, जो पब्लिक फंक्शनरी है, पब्लिक सर्विस में है, ही शुड बी अकाउंटेबल, ही शुड बी मेड अकाउंटेबल। और वो जब तक अकाउंटेबल नहीं बनाते, उनको कानून के दायरे में नहीं लाते, तब तक वर्तमान में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, नाम के वास्ते है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने बाकी जजेस को क्या करना चाहिए ये बता भी नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस ने अपने असेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेयर करनी चाहिए, ये अपने यहाँ नॉर्म है, स्टैंडर्ड है, जुडिशियल स्टैंडर्ड है। लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं करता, कोई जज उसको डिक्लेयर नहीं करता, तो चीफ जस्टिस भी कुछ नहीं करता और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी कुछ नहीं करता। तो ये उनके भरोसे पे ऊपर छोड़ना ये कोई ठीक नहीं है। और इस अकाउंटेबिलिटी के दायरे में इवन ट्रस्ट जो पब्लिक प्रोसेस में लगे हैं, चाहे वो टेम्पल ट्रस्ट हो, चाहे एजुकेशनल ट्रस्ट हो, ये ऐसे तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस को लाने की जरूरत है ताकि सब कुछ अकाउंटेबल हो। जैसे पार्लियामेंट में भी जो प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस के हिसाब से देखिए, जैसे दिल्ली में पैलेट गन चली तो somebody has to take a responsibility, किसी को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ना। या बिहार में AK-47 आई तो कैसे आई, इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेना पड़ेगा ना। तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो नीचे वालों के सर पे अपना वो जो भी है ठिकरा फोड़ देते हैं, और फिर इसमें नीचे वाले लोग शिकार बन जाते हैं और ऊपर वाले लोग वैसे के वैसे बने रहते हैं। ये भी सबक सीखने की जरूरत है। तो इस आंदोलन के बाद शिक्षा क्षेत्र में कितने बड़े भारी बदलाव आएंगे, क्या आ सकते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या मोदी सरकार, क्या RSS अपना रास्ता बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, ये देखना होगा। बाकी इस आंदोलन से वो गाली गलौच वाले मामले अगर छोड़ दे तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन देखकर अब कुछ और के लोगों को एंटी रिजर्वेशन आंदोलन शुरू करने की एक प्रेरणा मिल रही है, ऐसा लग रहा है। या और कोई जैसे E20 मतलब एथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स होता है, नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट वाला मामला, तो उस तरह की प्रेरणा मिली है। अब देखते हैं समय के साथ भारत का जेन इन आंदोलनों में भी कितने ताकत के साथ उतरता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और FIR से संबंधित कानूनी पेज क्या है, पहलू क्या है, इसको आपने बेहतर तरीके से समझाया। शुक्रिया सर। दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर। चलो शुक्रिया प्रोफेसर।